IVM। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। हमारे साथ दो खास मेहमान, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम हमारे साथ हैं और अयाज मेमन हमारे साथ है, पूर्व वरिष्ठ पत्रकार। और इनसे आज हम बातचीत करेंगे वनडे टीम का जो ऐलान हुआ है उसके बारे में, और साथ ही दूसरा टेस्ट मैच जो जोबर्ग में खेला जाएगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। जोबर्ग एक ऐसा मैदान जहां पर भारतीय टीम कभी भी कोई टेस्ट मैच नहीं हारी है। पिछले 5 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम अजेय रही है। 2 टेस्ट मैच वहां जीते हैं और 3 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं। इसके अलावा विराट कोहली के लिए हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है वांडरर्स का मैदान। क्या वांडरर्स के मैदान पर विराट का शतक आएगा, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत नए साल पे हुई नई टीम के बारे में कर लेते हैं, नए कप्तान और नए उपकप्तान के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि खेल नीति के जो तमाम दर्शक हैं, फैंस हैं, वो लगातार फॉलो तो कर रहे हैं कि भारतीय टीम जो चुनी गई है वनडे क्रिकेट की उसमें क्या कुछ खास रहा है। लेकिन आज बहुत डिटेल में विश्लेषण कर लेते हैं, पहले वनडे टीम का और उसके बाद बात टेस्ट क्रिकेट की भी करेंगे। सबा भाई, जो टीम चुनी गई, पहला तो सरप्राइज यही था कि रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा सरप्राइज ये हुआ कि जसप्रीत बुमराह टीम के वाइस कैप्टन बना दिए गए और ये बहुत बड़ा सडन मूव है। अब इसको क्या ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर्ड आप देख रहे हैं जहाँ पे पैट कमिंस को कप्तान बना दिया गया? देखिए, सरप्राइज मूव जरूर है, पर इसके पीछे जो अगर हम लॉजिक को टटोलें तो मुझे तो यही समझ में आता है कि चूंकि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी जगह तीनों फॉर्मेट में एक तरह से पक्की है, और इसी वजह से जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये फीडबैक जरूर ड्रेसिंग रूम से आ रहा होगा, जिस तरह का कंट्रीब्यूशन देते आ रहे होंगे जसप्रीत बुमराह। मुझे लगता है टीम मीटिंग्स में जिस तरह से वो लीड करते हैं इस समय बॉलिंग यूनिट को, उसके साथ साथ उनका कंट्रीब्यूशन मुझे विश्वास है कि वो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा इस समय अपने ड्रेसिंग रूम में। उनको खुद अब एहसास होने लगा है कि वो एक लीडरशिप ग्रुप के मेंबर हैं, और इसी वजह से यहाँ पर इस तरह का प्रमोशन उनको दिया गया है जो कि वो डिजर्व करते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग डिस्कशन कर लें कि मुझे भी ये लग रहा था कि हो सकता है ऋषभ पंत को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव है कप्तानी करने का और वो भी मल्टी फॉर्मेट प्लेयर हैं। तो मुझे लगता है यही दो कंटेंडर्स थे इस समय। अब यहाँ पर चयनकर्ताओं ने और टीम मैनेजमेंट ने मुझे लगता है कि बैक किया है जसप्रीत बुमराह को। ऐसा थोड़ा आप सरप्राइज हुए? आपको लग रहा है कि जो भी डिसीजन था वो ठीक है? क्योंकि आमतौर पर हिंदुस्तान में बॉलिंग कैप्टन बहुत कम देखे हैं। शायद कपिल देव के अलावा हमने बहुत रेयर ऐसा है कि हमने कोई बॉलर को कैप्टन बनते देखा। या अनिल कुंबले ने कुछ मैचेस में जरूर कप्तानी की। सरप्राइज है थोड़ा, और थोड़ा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया से सीख रही है क्या इंडियन क्रिकेट? पैट कमिंस वहां कप्तान बनाया गया तो यहाँ जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन बनाया गया। देखिए, मेरे ख्याल से एक तो दौर तो आ रहा है कि बॉलर्स भी कैप्टन बन जाएंगे। पहले ऐसे कुछ झिझक होती थी सिलेक्टर्स में या एडमिनिस्ट्रेशन में कि बॉलर्स को आप कैप्टन बनाएंगे, तो एक हमेशा से कंप्लेंट रहा है कि बॉलर अगर कैप्टन बनता है तो या अपने आप को ओवर बॉल करता है या अंडर बॉल करता है। ये शिकायत हमेशा बॉब विलिस के खिलाफ होती थी कि वो अपने आप को जब जरूरत हो तब वो अंडर बॉल करते थे और जब जरूरत नहीं हो तो वो ओवर बॉल करते थे। तो ये एक कंप्लेंट रही है बॉलर्स के खिलाफ। लेकिन मुझे लगता है कि मॉडर्न क्रिकेट में क्योंकि हर पहलू में इन्वॉल्व हो जाते हैं, खास करके जो प्लेयर्स लीडरशिप रोल में है, जैसे सवाल ने बताया, और ना सिर्फ वो इंडियन बॉलिंग टीम के कैप्टन है, जैसे बॉलिंग अटैक के कैप्टन जो है वो जसप्रीत बुमराह है, या मुंबई इंडियंस के ले ले तो वो उनके पास एक्सपीरियंस है, कैप्टन से अच्छा उनका एक कम्युनिकेशन रहता है, जो भी हो कैप्टन, या विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो। और ये जो फीडबैक है जाता है, जैसे राहुल द्रविड़ ने बातचीत की होगी विराट से भी और रोहित से भी कि भाई कौन ऐसे प्लेयर्स है जिनको हम लीडरशिप रोल में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, और जसप्रीत बुमराह का नाम जो है लगातार आता होगा। और मुझे लगता है क्योंकि ये घरेलू मैचेस नहीं है, ये ओवरसीज असाइनमेंट है, इसीलिए शायद ऋषभ पंत को अब फिलहाल वो चॉइस नहीं बने और बुमराह बने। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चॉइस है। मुझे एक्चुअली सरप्राइज यही हुआ कि रोहित शर्मा बहुत एक नाजुक से मोड़ के अपने करियर पे, जब फुल टाइम उनको कैप्टनसी मिली है, वो अवेलेबल नहीं है। और एक इंडियन टीम के लिए नुकसान है, और खुद पर्सनली भी वो खुद बेचैन हो गए, बेताब हो गए एक्चुअली के कैप्टनसी के रोल में उतरे मैदान पर, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन अयाज सर, जब सेलेक्टर्स से पूछा गया पहली बार, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अच्छी बात ये थी बीसीसीआई ने पहल की। सेलेक्टर से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि डॉक्टर्स ने मशवरा दिया उनकी चोट एग्रीवेट हो सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट दौरों के लिए हम रोहित शर्मा को बचा के रख रहे हैं।
एक तो अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका के अलावा आगे तो कोई इंपॉर्टेंट दौरा मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। बांग्लादेश से आपको खेलना है और श्रीलंका को से खेलना है। देखिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है कि अगर रोहित शर्मा को आपने अभी फिलहाल व्हाइट बॉल कैप्टन बनाया है तो वर्ल्ड कप आ रहा है 1 साल के अंदर, और 2 साल में जो है आप ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, तो ये पक्का है कि ये उनका असाइनमेंट है, दोनों वर्ल्ड कप में ये कैप्टन करेंगे। और अगर उनसे थोड़ा जोखिम उठाते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं और इंजरी हो जाती है तो पूरा कार्यक्रम जो है वो उलटफेर हो जाएगा, उसमें वो अपसेट हो जाएगा। इसी वजह से मेरे ख्याल से अगर मेडिकल एडवाइस ये है कि मत खिलाए, इन्हें एग्रीवेट हो सकता है, तो फिर उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। सभा भाई, हर्ष जैन का एक सवाल है और अयाज सर की बात को आगे कंटिन्यू करते हुए पूछ रहे हैं कि अगर 2023 के वनडे वर्ल्ड कप को अगर आप जहन में रखे कोई टीम बना रहे हैं तो फिर वहां पे शिखर धवन और जसप्रीत भुवनेश्वर कुमार को आप दोबारा से टीम में ला रहे हैं, ये कितना ठीक है? और वो तो कह रहे हैं कि वो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि जो भी ये रास्ता चुना जा रहा है 2023 के लिए वो एज अ फैन ठीक नहीं लग रहा है। राजीव, मुझे लगता है कि जिस तरह से चयन हुआ है इसका मतलब यही है कि चयनकर्ताओं की सोच अलग है, उनका भी ये मानना है और टीम मैनेजमेंट का भी ये मानना है कि ये जो खिलाड़ी हैं अभी भी ऐड कर सकते हैं वैल्यू भारतीय टीम को। अब देखिए, अंत में आपको विश्व कप में ऐसे प्लेयर्स चाहिए जिनके पीछे एक्सपीरियंस हो। भुवनेश्वर कुमार के बहुत ज्यादा अनुभव है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि मेहनत कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, थोड़ा बहुत फॉर्म उनका वापस भी आ रहा है। विजयहजारे में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, तो इसी वजह से अभी मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं की सोच है कि उनको और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि विश्व कप की बात है, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है और ये हम लोगों ने देखा था 2019 के विश्व कप में क्या हुआ था। एक दो जो स्लॉट्स थे वहां पर हम लोगों ने नए खिलाड़ी को ट्राई किया जिन्होंने परफॉर्म किया नहीं। और मुझे धोनी की बात याद आती है कि हमेशा से वो कहते हैं कि विश्व कप के पहले आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जिनके पास बहुत ज्यादा अनुभव हो अंतरराष्ट्रीय मैचेस खेलने का। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों से मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स जो है इस समय इन प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं। सर, 2 सवाल हर्षैन के एक साथ में क्लब करके आपसे पूछ रहा हूँ। एक तो उनका कहना है कि राहुल द्रविड़ को बहुत क्लियर होना चाहिए कि 2023 वर्ल्ड कप के लिए उनकी टीम क्या होगी, उनके ओपनर्स कौन होंगे। के राहुल, रोहित, धवन में से किसी अगर एक को है चुनना तो फिर वो 2 कौन होंगे? और तीसरे ओपनर के तौर पे क्या आइडियल चॉइस आपको ऋतुराज गायकवाड़ नहीं लग रहे? और उनका ये भी कहना है कि दक्षिण अफ्रीका में अगर प्लेइंग 11 में ऋतुराज गायकवाड़ को पहले मौका नहीं दिया गया तो वो सरप्राइज होंगे, क्योंकि 11 के एवरेज से शिखर धवन ने विजय हजारे में बैटिंग की है और 150 के एवरेज से ऋतुराज गायकवाड़ ने रन बनाए। देखिए मेरे ख्याल से ऋतुराज गायकवाड़ सब मानते हैं बहुत ही होनहार बल्लेबाज है, और एक्चुअली मुझे लगता है कि शिखर धवन को एक लाइफलाइन दी गई है, और ये लाइफलाइन का अगर एक तो ये गारंटी नहीं है कि वो ओडीआई मैचेस खेलेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि जिस फॉर्म में केएल राहुल है उनको तो आप खिलाएंगे और कैप्टन भी है। उनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ है, वेंकटेश अय्यर है टीम में, तो ऑप्शन विकल्प काफी है राहुल द्रविड़ के सामने। एक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनाकर, और खास करके क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और ये ओवरसीज कंडीशंस है, तो शायद शिखर धवन पहले मैच में खेलेंगे जरूर, लेकिन लाइफलाइन है, ये जरूरी नहीं है कि वो 2023 के वर्ल्ड कप तक सरवाइव करें, और ये उनके लिए चैलेंज बना है, क्योंकि ये बहुत ही एक मेरे ख्याल से टच एंड गो सिचुएशन मुझे लगता है ये सिलेक्शन था शिखर धवन का, और इसीलिए उनको दिया है क्योंकि ये साथ साथ चला है कि रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है तो एक और एक्सपीरियंस ओपनर चाहिए, तो शिखर धवन को आप ले लें। मेरे ख्याल से अगर रोहित अवेलेबल होते तो ऋतुराज या वेंकटेश अय्यर नहीं बाहर होते हैं, शिखर धवन ही मेरे ख्याल से इग्नोर किए जाते। तो शिखर धवन के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सीरीज है ये, अगर 2023 तक लास्ट करना है, क्योंकि एक उम्र का भी तकाजा होता है, और आप थोड़ा सा भी हल्का फॉर्म दिखाएंगे तो सिलेक्टर्स जो है आपके पीछे जो खड़े हैं लाइन में उनको चूज कर लेंगे। और जहां तक ऋतुराज का सवाल है, मेरे ख्याल से जो फॉर्म में है वो, और यहाँ पर मुझे तो लगता है कि कम से कम उनको 3 में से 2 मैचेस में खिलाना चाहिए, जस्ट टू असेस कि किस तरह से उनका फॉर्म ओवरसीज भी चल सकता है, इंटरनेशनल क्वालिटी बोलर्स के खिलाफ भी किस तरह से वो खेल सकते हैं। सभा भाई, जो कुछ अयाज सर कह रहे हैं और जो सवाल तमाम फैंस पूछ रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ को लेके, अगर आप सिलेक्टर होते तो आप क्या ऋतुराज गायकवाड़ को कम से कम 2 मैचेस देते जो अयाज सर सजेस्ट कर रहे हैं? जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो लंबे रेस का घोड़ा है ये लड़का, और इसको हमने विजय हजारे में भी देखा है, जिस तरह से डोमिनेटिंग प्रदर्शन रहा है, जिस तरह से बॉलर्स को डोमिनेट कर रहे हैं ये खिलाड़ी। मुझे लगता है कि बहुत कम बार इस क्वालिटी की बैट्समैनशिप देखने को मिलती है डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो ऐसा लगता है कि इसका जो प्रदर्शन है, इसका जो टेक्निक है, जो टेम्परामेंट है वो अलहदा है। इसी वजह से ये सही वक्त है कि ऋतुराज गायकवाड़ को ट्राई किया जाए।
और आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 4 या 5 महीने में जो भी आपको ट्राई करना है नए नए प्लेयर्स को वहां पर आप देख सकते हैं, तभी अपनी कोर टीम बना लेंगे विश्व कप 2023 के लिए। तो कुछ इसी प्रकार की सोच होनी चाहिए चयनकर्ताओं की भी और टीम मैनेजमेंट की भी। सर सवाल एक कसाट साहब का आपके लिए, उनका पूछना है कि वॉशिंगटन सुंदर को स्क्वाड में तो ले आए, क्या उनको नंबर 7 पे सर्टेनिटी आप देख रहे खेलते हुए? मेरे ख्याल से क्योंकि एक ऑलरेडी ऑफ स्पिनर अश्विन भी है स्क्वाड में, तो उनको एज एन ऑफ स्पिनर नंबर 1 प्रायोरिटी मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल दी जाएगी, क्योंकि अश्विन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और फाइट बैक करके आए हैं, कम बैक किया है उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में। वॉशिंगटन सुंदर यंगर प्लेयर है, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। अश्विन के पास जो सुंदर के पास एक जो खासियत है, वो नई गेंद से भी बॉलिंग करते हैं और अगर चाहे आप कहीं भी उनको ऑर्डर में खिला सकते हैं, तो एडवांटेजेस है वॉशिंगटन सुंदर के। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 2 ऑफ स्पिनर खिलाए जाएंगे ओडीआईज में या एटलीस्ट पहली मैच में। तो मुझे लगता है कि अश्विन, और ये डिपेंड करता है कि अश्विन का फॉर्म आने वाले 2 टेस्ट मैचेस में किस तरह चलता है। अगर वो विकेट टेकिंग फॉर्म में है तो मुझे लगता है कि वो प्रेफर किए जाएंगे वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर। लेकिन सवा भाई फिर वही बात आ जाती कि हम एक ऐसा गेंदबाज जिसको पिछले 3-4 सालों में हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट के लायक ही नहीं समझा था, सडनली ऐसा अश्विन में क्या दिख गया है सेलेक्टर्स को, राहुल द्रविड़ को, रोहित शर्मा को, कि पहले वो T20 स्क्वाड में आ जाते हैं, मैचेस खेलते हैं, वो अच्छे गेंदबाज हैं, बड़े मैच विनर है, इसमें कोई शक नहीं है, बट सडनली ये जो सोच बदली है उसके पीछे की क्या रीजन आप देख रहे हैं? सोच इस वजह से बदली है क्योंकि नई सिलेक्शन कमेटी आ गई है, नया कप्तान आ गया है, नया टीम मैनेजमेंट आ गया है और उसको बैक किया है आर अश्विन ने अपने फॉर्म से। और यहाँ पर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और हेड कोच को ये लग रहा है कि उनको एक विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए जो मिडिल ओवर्स में आकर विकेट लेकर आपको दे, उसके साथ साथ जो नई गेंद से भी बॉलिंग डाल पाए, जिसके पास अनुभव हो। और इन्हीं कारण से ही आर अश्विन को यहाँ पर प्रेफर किया जा रहा है। वॉशिंगटन सुंदर ने कुछ भी गलत किया नहीं है अभी तक राजीव, वो टीम से बाहर थे इंजरी की वजह से, अब वो वापस आ रहे हैं, विजय हजारे में उनकी वापसी हुई है। मुझे लगता है कि अभी भी जो मैच फिटनेस होनी चाहिए अभी तक थोड़ी बहुत मुझे लगता है वहां से वो दूर है, पर अच्छी बात है कि उनको फिर से टीम में रखा गया है। मेरा तो ये मानना था कि ज्यादा वेरिएशन के लिए मैंने आई थिंक इसके बारे में चर्चा भी की थी कि शाहबाज अहमद जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है बंगाल के, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, ऑलराउंड प्रदर्शन किया है, उनका नाम आना चाहिए था, क्योंकि इस समय आपके पास अक्षर पटेल नहीं है, जडेजा नहीं है, तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मेरे विचार में शाहबाज अहमद होने चाहिए थे। तब आपके पास तीनों वेरिएशन देखने को मिलते टीम में। चहल भी टीम में शामिल किए गए आया सर, लेकिन तमाम लोगों के ये भी सवाल आ रहे हैं कि रवि बिश्नोई को भी हमें ग्रूम करना चाहिए शॉर्टर फॉर्मेट के लिए। क्या एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता था कि आप रवि बिश्नोई को भी लेते हैं स्क्वाड में? देखिए, जरूरी ये था कि आप एक लेग स्पिनर को ले, आप 2 या 3 लेग स्पिनर को भी नहीं ले सकते, किसी एक पे चॉइस आपको करनी थी। युजवेंद्र चहल ने बहुत अच्छा कमबैक किया सेकंड हाफ ऑफ आईपीएल और फिर उसके बाद जो गेंदबाजी की, और मुझे अंतर यही है कि आप ओवरसीज खेल रहे हैं या होम में घरेलू मैचेस खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई, और ये शायद राहुल द्रविड़ और सिलेक्टर्स की सोच है कि हमारे जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको साउथ अफ्रीका के लिए जरूर खिलाएं, क्योंकि वहां पर कंडीशंस आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है और उनके पास जो ज्यादा एक्सपीरियंस है वो उसमें ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस है। यही सोच मुझे लगता है कि हुई है। लेकिन रवि बिश्नोई से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। मुझे लगता है कि एक्चुअली जितने यंग लेग स्पिनर है, जैसे राहुल चहल भी है, रवि बिश्नोई भी है, एम अश्विन जो करते हैं गेंदबाजी, हालांकि इतने यंग नहीं है, लेकिन रवि बिश्नोई सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव मुझे नजर आए। फाइटिंग क्रिकेटर है, फील्डिंग बहुत जबरदस्त करते हैं और पंजाब के लिए बहुत अच्छी खासी गेंदबाजी की, बल्कि मुझे ये सरप्राइज रहा कि वो ज्यादा मैचेस नहीं खेले आईपीएल में भी पंजाब के लिए। कभी कभी ऐसे लग रहा था कि पहले 3-4 मैचेस नहीं खेले, फिर वो लगातार मैचेस खेले, तो कंसिस्टेंसी नहीं मिली उन्हें परफॉर्मेंस की। लेकिन एज उनके फेवर में है, क्योंकि स्पिनर और खास करके लेग स्पिनर जो है थोड़ा लेट डेवलप भी करते हैं, और मुझे लगता है कि उनका नंबर जरूर लगेगा आगे चलते हुए। तो चलिए अब टेस्ट मैच में आगे बातचीत करें, और दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कितनी संभावना है जीत की, उस पर बात करें। उससे पहले एक सवाल सभा भाई के राहुल को लेकर जो हमारे हर्षैन है, उनका एक कंसर्न भी, उनका कहना है कि आईपीएल में उनका ट्रैक रिकॉर्ड एज ए कैप्टन अच्छा नहीं है। अब क्योंकि अपनी बैटिंग की अगर बात करें, अपने शबाब पे, क्या गलत टाइम पे उनको कप्तान बनाया गया जिसका इफेक्ट कहीं उनकी बल्लेबाजी पे ना पड़ जाए, इस बात का डर है? अब इस तरह
इस तरह से होना तो नहीं चाहिए राजीव। मुझे तो लगता है कि अगर वो खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में, इसका मतलब है कि उसको पता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, और ये मेरे हिसाब से सही समय है, सही अवसर है एक खिलाड़ी को कप्तान बनाने का। और केएल राहुल में वो इंस्टिंक्ट्स देखने को मिले हैं। पंजाब किंग्स ने, उन्होंने, देखिए जब आप किसी को कप्तान बनाते हैं आपको ये ध्यान में रखना होता है कि उसकी जो प्राइमरी स्किल है उसमें उसका परफॉर्मेंस में बेहतरी हो रही है कि नहीं। और ये केएल राहुल ने दिखाया है जब उन्होंने पंजाब किंग्स को लीड किया है। तो इसी वजह से यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि कप्तान बनने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, उनका प्रदर्शन और भी अच्छा होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये शानदार चॉइस है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला साल है, आने वाला साल ही क्यों, आने वाला जो दशक है वो केएल राहुल के नाम रहेगा, जिस तरह से उन्होंने फॉर्म दिखाया है। और अगर वो इसी प्रकार के एथिक्स के साथ, वर्क एथिक्स के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत लंबे समय तक वो भारतीय क्रिकेट को सर्व करेंगे तीनों फॉर्मेट में। बड़ा स्टेटमेंट है यार सर। ब्रेक पे जाऊं उससे पहले एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। सभा भाई ने जो कहा कि एक दशक के राहुल राज करेंगे। देखिए राहुल की कहानी आप देखें राजीव, साल जब शुरू हुआ था 2021 का, तो टेस्ट टीम में नहीं थे वो, बल्कि ऐसा लग रहा था कि केवल व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट रह जाएंगे और टेस्ट में जगह उनकी बनती नहीं। और उन्होंने एंड किया ईयर या नया साल शुरू किया है एज अ कैप्टन, जिस तरह से वो खेल रहे हैं। ओडीआई के कैप्टन बन गया। और देखिए ओडीआई के जो वाइस कैप्टनसी वो उनको मिलने वाली थी, अगर रोहित भी आते तो केएल राहुल जो है वो वाइस कैप्टन बनते थे। जिस फॉर्म में है वो, और मल्टी फॉर्मेट में 4-5 जो प्लेयर्स है उसमें इंडिया में, उनमें उनका नाम शामिल है। रोहित शर्मा ले ले, विराट कोहली ले ले, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल। ये आपके जो 5 प्लेयर्स हैं, 4-5 प्लेयर्स जो है वो हर फॉर्मेट में उनकी जगह गारंटीड है। और जगह इसलिए गारंटीड है क्योंकि कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में रही है। किसी भी फॉर्मेट में ले ले, उन्होंने वनडेज में रन बनाए, T20 में बनाए, टेस्ट मैचेस में बनाए। और मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि शबाब में उनकी बैटिंग, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका है फिलहाल, वो उनको बहुत मदद करेगा इवन एज अ कैप्टन। और ये पंजाब किंग्स 11 की टीम नहीं, ये इंडिया की टीम है, उसमें भी बहुत बड़ा अंतर होता है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही डिसीजन है। और उम्मीद तो यही है कि राहुल ना सिर्फ ये सीरीज में, बल्कि आप जैसे सभा ने कहा कि ये आने वाले 5-6-7 साल उनके सबसे बेहतरीन हो सकते हैं करियर की, अगर वो कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। तो चले इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे वॉन्डरर्स टेस्ट मैच की, जहां पर भारतीय टीम का अजय रिकॉर्ड है और एक तरह से कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में उनका घरेलू मैदान है। इस पर आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है अयाज भाई और सभा भाई के साथ। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। अब बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मैच के बारे में, यानी कि नए साल पर ये जो पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम खेलेगी, सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेलेगी, वॉन्डरर्स का मैदान है। और 2018 की बेहतरीन यादें भारतीय टीम के साथ में है। सभा भाई, कितना कॉन्फिडेंट, कितना ओवर कॉन्फिडेंट होगी भारतीय टीम एक ऐसे मैदान पर पहुंचकर जहां पर वो टेस्ट मैच कभी हारे नहीं है, और 2018 में 2 टेस्ट मैच हारने के बाद तीसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम ने वॉन्डरर्स के मैदान पे जीता था। ये बड़ा ही शानदार ग्राउंड रहा है भारत का। ये एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड से भारतीय टीम का नहीं है राजीव, ये हेड कोच राहुल द्रविड़ का भी हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है। जोबर्ग मुझे बहुत ज्यादा याद आ रहा है, अयाज को भी याद होगा, 1997 का दौरा हुआ था और भारतीय टीम पिछड़ रही थी। वहां पर आकर जहां तक मुझे याद आ रहा है कि राहुल द्रविड़ ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया था जोबर्ग में। एक फास्ट विकेट थी, टॉप क्वालिटी पेस बॉलिंग अटैक के सामने। एलन डोनाल्ड थे उसमें, उसके बाद शॉन पॉलक थे, ब्रायन मैकमिलन थे, लांस क्लूजनर थे। ये 4 पेस बॉलर्स के सामने राहुल द्रविड़ ने बेहतरीन शतक लगाया था। और वो पहला ऐसा शतक था एक भारतीय ने लगाया था एक टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने, क्योंकि उसमें जिस तरह के शॉट्स खेले थे राहुल द्रविड़ ने, वो एक फॉरवर्ड पे जो पुल शॉट उन्होंने खेलना शुरू किया था, वो इनका ट्रेडमार्क बन गया था पूरे करियर में। तो वो राहुल द्रविड़ ने दर्शाया था कि वहां पर रन बनाने के लिए आपको साइड शॉट्स खेलने बहुत जरूरी है, पुल शॉट और वो स्क्वायर कट्स। मुझे लगता है कुछ इसी प्रकार का विकेट यहाँ पर भी मिलेगा। हमारे प्लेयर्स काफी ज्यादा सक्षम है इस विकेट में खेलने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर भारतीय टीम जो है वो 2-0 की बढ़त जरूर ले लेगी। अया सर, सोनी हमारे व्यूवर है, बड़ी देर से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी को मौका मिलेगा, और विराट के लिए एरिया ऑफ कंसर्न क्या है वॉन्डरर्स में। हालांकि उन्होंने शतक लगाया हुआ है और उनका जो एवरेज है इस मैदान पर वो 77 के आसपास का है,
क्या एक तो एरिया ऑफ कंसर्न है विराट के लिए, दूसरा क्या आप चेंज देख रहे हैं कोई हनुमा विहारी या श्रेयस अय्यर को खेलते इस टेस्ट मैच में? मुझे लग रहा है कि शायद वही कॉम्बिनेशन खिलाएंगे लॉन्ड्रेस में। और मैं सिर्फ जा रहा हूँ, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और जिस तरह से राहुल द्रविड़ ने बात की ये तीनों खिलाड़ियों के बारे में, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा होता है हर बल्लेबाज के लाइफ में, जीवन में, कि ऐसा दौर आता है कि रन नहीं बनते, हालांकि आपका फॉर्म इतना बुरा ना हो या बुरा हो जाता है, लेकिन ये टेम्पररी होता है और अच्छे प्लेयर जो है इससे बाहर निकल जाते हैं। इंडिया की एक तरह से प्रॉब्लम ये है कि तीनों प्लेयर्स के ये हल्का फॉर्म साथ में आ गया है, वरना एक प्लेयर का आता है या दूसरे का आता है, तीनों का साथ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि शायद, और खास करके क्योंकि मैच जीती हुई है इंडिया पिछली मैच, तो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ शायद छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जहां तक अगर हुई चेंज, कोई चेंज की जरूरत पड़ी, तो क्या श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी होंगे? मुझे लगता है कि टॉसअप है, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है अपना करियर सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं। शुरू में एक सेंचुरी बनाई डेब्यू में, उसके बाद अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं। जहां तक हनुमा विहारी का सवाल है, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, उनको ओरिजिनली न्यूजीलैंड के सामने क्यों नहीं खिलाया किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने काफी समय साउथ अफ्रीका में बिताया है, जहां पर रन बनाए उन्होंने इंडिया ए के लिए, तो वो भी अच्छे फॉर्म में है। मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन होगा द्रविड़ और कोहली के लिए कि अगर ड्रॉप करते हैं तो किसको ले। दोनों में बहुत कम है डिफरेंस, और एक तरह से जैसे कहते हैं कि टॉसअप है, और जिसका लक चले वो शायद इंक्लूड हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि रहाणे और पुजारा इस मैच में भी मेरे ख्याल से उनको रखेंगे। सभा भाई, शार्दुल ठाकुर पहले टेस्ट मैच में अंडर बोल्ड थे, उनका कोई बहुत ज्यादा बॉलिंग में यूज भी नहीं हुआ, और उनकी उनकी अप्रोच, उनकी स्पीड को लेकर कमेंटेटर्स ने भी बहुत सवाल उठाए थे। क्या आपको लग रहा है एक बैट्समैन एडेड खिला सकती है यहाँ पर भारतीय टीम में? आपको लग रहा है 5 गेंदबाजों की थ्योरी जो बहुत सक्सेसफुल चली आ रही है, आप उसी को कंटिन्यू करेंगे? मेरे विचार में कंटिन्यू करना चाहिए, कि देखिए 5 बॉलर की थ्योरी से फायदा बहुत ज्यादा होता है। एक तो अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट करा सकते हैं, और शार्दुल ठाकुर में वो एक अनकैनी एबिलिटी है विकेट लेने की। दोनों पारियों, मुझे लगता है कि पहली पारी में उन्होंने सही समय पर आकर ब्रेक थ्रू दिलाया है। वो इनॉकुस लगते हैं पर वो बहुत ही स्मार्ट बॉलर है। और बैटिंग, चलिए वो अलग बात है कि वो जल्दी आउट हो गए, पर वो एक रिलायबल लोअर ऑर्डर बैटर है। इसलिए मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन जो है उचित है भारतीय टीम के लिए। उनको आप बीच बीच में ओवर्स डलवा सकते हैं। आपके जो मेन बॉलर्स हैं, बुमराह हो गए, शमी हो गए, सिराज हो गए, उनको आप ब्रेक दे सकते हैं ताकि वो वापस आकर उसी फ्रेशनेस, उसी जज्बे के साथ फिर से बॉलिंग करें, वही इंटेंसिटी के साथ वो बॉलिंग कर सकते हैं। तो लाभ बहुत ज्यादा है, और ये टेम्पलेट भारत के लिए सूट कर रहा है, चाहे वो भारत में हो या फिर सेना देशों में क्यों ना हो। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. अया सर, विराट के बारे में मैंने आपसे सवाल किया था। विराट के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये टेस्ट मैच आप एज अ बैट्समैन देख रहे हैं? और बड़ी अच्छी यादें हैं उनके पास। यहाँ पर 2013 मुझे याद आ रहा है, जब चेतेश्वर पुजारा के साथ उन्होंने 200 से ज्यादा रनों की साझेदारी की थी, और यहाँ पर शतक भी वो लगा चुके हैं। और 2018 में बड़ा क्रूशियल इनिंग उन्होंने खेली थी एक फास्ट एंड फायरी ट्रैक पे। कैसे देख रहे हैं आप विराट, जिस तरह से 35 रन उन्होंने बनाया सेंचुरियन में? दूसरी पारी में भी वो अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन दोनों इनिंग में वो कवर ड्राइव मारते हुए आउट हुए। क्या कुछ लेसन उन्होंने लिया होगा सेंचुरियन से? और वांडरर्स में रन बनाना उनके लिए एज अ बैट्समैन कितना कंपलसरी हो गया है? देखिए राजीव, दुविधा उनके लिए ये है कि उनका मोस्ट प्रोडक्टिव स्ट्रोक जो है वो उनका उनके लिए एक कैजुअल वो लायबिलिटी बन गया है। जिस तरह से वो कवर ड्राइव खेलते थे और जाने जाते थे और रन भरपूर बनाए, उसी स्ट्रोक पे वो लगातार आउट हो रहे हैं। अगर आप पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड देख लें तो लगभग 70% टाइम्स वो इसी स्ट्रोक पे आउट हुए, कॉट बिहाइंड या स्लिप कॉर्डन में। तो ये जरूर है कि कहीं ना कहीं या तो डेटा एनालिटिक्स के जरिए या किसी कोच के एडवाइस के जरिए थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत है। टाइट यानी टेक्निक जो एक बहुत लूजली हम लोग बात करते हैं, मेरे ख्याल से स्ट्रोक सिलेक्शन बहुत बारीकी से अगर आप देखें तो 1 इंच 1.5 इंच का फर्क पड़ता है अगर आप एज करें या मिडिल ऑफ द बैट में लगे या अच्छा स्ट्रोक खेल सके। सबसे बड़ी बात उनके लिए ये है कि राहुल द्रविड़ ने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया है विराट कोहली पर। उन्होंने कहा है कि अच्छे फॉर्म में है और एक बिग स्कोर जो है वो आना बहुत बहुत करीब ही है, शायद वांडरर्स में ही आ जाए वो। लेकिन ये जरूर है कि हर मैच में, हर इनिंग में प्रेशर बढ़ रहा है विराट कोहली पे।
अगर वो 30-35 पूरे साल में अगर आप देखें तो लगातार उन्होंने 30-35 हाँ 28 एक दो हाफ सेंचुरी बनाए हैं। तो ये नहीं है कि 8-9-4-0 पे आउट हो रहे हैं, लेकिन जो स्टार्ट के बाद जब उनको एक तरह से डोमिनेट करना चाहिए अटैक को, वो नहीं हो रहा है। और कहीं ना जी कहीं ये मेरे ख्याल से उनके एक्चुअली मेंटल, ये उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारी है। जितना भी चाहे कोच जो भी बता दे, अगर वो प्लेयर खुद जो है उस मेंटल ब्लॉक से ना निकले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबा भाई, हमेशा कहते हैं एक बल्लेबाज के लिए कि आप वेट करते हैं टेस्ट क्रिकेट में कि आपकी स्ट्रेंथ पे गेंदबाजी करी जाए। विराट के साथ प्रॉब्लम उल्टा है, वो गेंदबाजों की कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाने जा रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर जाके आप ड्राइव तलाश रहे हैं, आप ऑन द राइज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां फंस रहे हैं। थोड़ा इंतजार की जरूरत है कि आपके जोन में गेंदबाजी करें तब आप ड्राइव्स खेलें, या इतनी जल्दबाजी और 30-35 रन बना के फिर वो जल्दबाजी भी नजर नहीं आती क्योंकि आप सेट हो जाते हैं। क्या आप देख रहे हैं एज अ बैट्समैन, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या करना चाहिए विराट को इस टेस्ट मैच में? क्या सचिन वाला कुछ लेसन लेना चाहिए कि सिडनी में उन्होंने कवर ड्राइव ही नहीं खेला था पूरे, जब उन्होंने दोहरा शतक लगाया? राजीव, इसका मतलब तो यही है कि ये गेंदबाजों की कमजोरी नहीं है, ये गेंदबाजों ने अपनी जी स्ट्रेंथ बना ली है कि हाँ जी उनको जी पता है कि फिफ्थ स्टंप सिक्स स्टंप अगर वो बॉल डालेंगे तो वहां पर आउट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब ऐसी बात भी नहीं है कि विराट कोहली अपना प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनको 10 के 10 गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आप डालेंगे तो वो छोड़ देंगे। परेशानी तब होती है जब 10 गेंदें आप उनको स्टंप्स में डालते हैं और एक गेंद जो है वो बाहर डाल देते हैं, तो वहां पर वो फॉलो कर देते हैं बॉल को। तो इसी पर मेहनत करने की आवश्यकता है विराट कोहली को। तो अंत में शॉट सिलेक्शन पर वो निर्भर करता है, आप कितना स्ट्रॉन्ग टेम्परमेंट के साथ आप मैदान में उतरे हैं, आपका क्या माइंडसेट रहा है। माइंडसेट हमेशा से जो रहता है विराट कोहली का, वो यही है कि आपको एग्रेसिव बैटिंग करनी है। वो तो सही है, पर वो एग्रेशन कब दिखाना है ये आप पे निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि जितना आप ज्यादा अपने माइंड को कंट्रोल करके रखेंगे, जिस तरह से आप विजुलाइज करेंगे कि मेरे पास इस तरह की भी गेंदें आ रही हैं, इस तरह से मुझे ललचाया जा रहा है, इस पर मुझे आउट नहीं होना है, तभी आप परफॉर्म करेंगे। तो अंत में मुझे लगता है कि बहुत कुछ निर्भर करता है आपके प्रिपरेशन के ऊपर और आप किस एकाग्रता के साथ जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि तकनीक में कोई कमी नहीं है। 30-35 अगर वो विराट कोहली जैसा खिलाड़ी बना रहा है तो कोई कारण नहीं है कि वो उसको कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, और वो भी इस तरह की गेंदों में जिसमें आम खिलाड़ी जो है वो छुए ही नहीं। तो ये एक बहुत ही अजीब सी विडंबना है, पर मुझे लगता है कि इसके ऊपर वो जरूर उभर कर निकलेंगे। और राहुल द्रविड़ है वहां पर, वो भी कई बार इस प्रकार के दौर से गुजर चुके हैं। तो आपका अनुभव आप जब शेयर करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, दक्षिण अफ्रीका कितना हार्ड कमबैक करने की कोशिश करेगी? खबरें ये भी आ रही, उनके जो लैंकी फास्ट बॉलर है ओलिवर, उनको खिलाने की बात चल रही है, यानी कि ऑल आउट फास्ट बॉलिंग खिलाने की बात है। लेकिन यहाँ पे क्या दांव उल्टा भी पड़ सकता है? जिस तरह का ट्रैक सुनने में आ रहा है कि 2018 जैसा ही ट्रैक वांडरर्स में मिलेगा, ये तो फिर आबेल मुझे मार वाली स्थिति कहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए ना हो जाए। देखिए, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के लिए प्रॉब्लम है उनकी बैटिंग में, ना कि उनकी बॉलिंग में। अब क्विंटन डिकॉक भी नहीं है अब तो, यार सर क्विंटन डिकॉक भी नहीं है। और वैसे भी पहले टेस्ट मैच में हमने जैसे देखा कि बैटिंग काफी हल्की नजर आती है। डीन एल्गर जो है वो बहुत, उनके पास टेम्परमेंट भी है, उनके पास जो कंसंट्रेशन की जो लेवल्स है वो बहुत हाई है। कैप्टन भी है, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आइडन मार्करम अगर चलते हैं, क्योंकि वो अच्छे बल्लेबाज है, स्ट्रोक प्लेयर भी है, स्टाइलिश है, तो लंबा स्कोर बन सकता है। बउमा का एक प्रॉब्लम रहा है जब से वो खेलते आ रहे हैं कि वो 30-40-50 तक बना लेते हैं, उसके बाद जो है खींच नहीं सकते अपने टोटल को। तो उनके पास जो प्रॉब्लम है, और क्विंटन डिकॉक के ना होने से मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा गैप हो गया है गेंदबाजी में। डुआन ओलिवर, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन आप लाइक टू लाइक क्या, यानी फास्ट बॉलर से फास्ट बॉलर आप एक और रिप्लेस कर सकते हैं। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका, हम हमेशा कहते थे कि इंडियन टीम को अगर सफलता चाहिए ओवरसीज तो कम से कम 350 का स्कोर अगर खड़ा करती है तो चांस बनता है बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की टीम के लिए भी यही जो है लॉजिक अप्लाई करता है कि अगर वो उनकी टीम जो है 250-250 में आउट हो जाती है तो भले ही कितने 4 या 5 फास्ट बॉलर हो, वो डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भले ही रबाडा हो, एनगीटी हो, डुआन ओलिवर हो, जो भी हो। तो मेरे ख्याल से ज्यादा प्रेशर रहेगा साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों पर। और यहाँ पर पहले जैसा नहीं है जो 20-25-30 साल पहले की अगर आप इंडियन टीम को देख लें कि हम बॉर्डरर्स हो या सेंचुरियन हो, तो हमारे पास वो फास्ट बॉलर्स नहीं होते थे कि उसको एक्सपेक्ट कर सके। फिलहाल आपके पास ऐसे फास्ट बॉलर है कि अगर तेज पिच बनाओगे तो आपको काटने को आएगी, क्योंकि इंडिया के पास भी वही ताकत है।
तो ये मेरे ख्याल से एडवांटेज जो है इसी वजह से इंडिया के पास है, क्योंकि उनकी बैटिंग भले ही 3 बल्लेबाज हल्का फॉर्म लेके चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी बैटिंग बहुत मजबूत है। सबा भाई, चलते चलते 2021 में जो 4 टेस्ट मैचेस हमने सेना देशों में जीते, सब में मैन ऑफ द मैच जो है बल्लेबाज थे। मजे की बात यह, गेंदबाजों ने मैच जिताया लेकिन बल्लेबाज मैन ऑफ द मैच थे। के राहुल, रोहित शर्मा, फिर के राहुल बने और ऋषभ पंत, जहां गाबा में हमने बहुत ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीता। क्या ये दर्शाता है कि स्कोर बोर्ड पे अगर आप रन लगा के दे देंगे तो भारतीय गेंदबाज आपको मैच जिता देंगे? हाँ, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों में वो काबिलियत है, अब भारतीय बॉलिंग यूनिट में वो स्किल है। अगर भारतीय बल्लेबाजों ने रन बना के दिया, और ये कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, पहली पारी में अगर आपने 300-350 रन का रन खड़ा कर दिया, तब भारत के पास वो अटैक है कि आपको 20 विकेट लाकर वो देंगे। और यही हमें देखने को मिला है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है भारतीय टीम में कि आपके पास ऐसी बॉलिंग यूनिट है। आपके जो मेन बॉलर इंजर्ड हो जाते हैं, तब भी आपके पास बेंच स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग है कि वो आसानी से मेन बॉलर्स को रिप्लेस कर सकता है, और तब भी आपके रिजल्ट जो है आपके फेवर में ही आएगा। इसी वजह से भारत जो है इस समय अनडाउटेडली मेरे हिसाब से नंबर 1 टीम है टेस्ट में, और वही एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही शानदार फेज है भारतीय टीम के लिए, और कई सारे नए खिलाड़ी जो आ रहे हैं वो भी आसानी से अपनी जगह बना रहे हैं भारतीय टीम में। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई। आया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो चर्चा हुई इससे एक बात तो साफ निकल कर आई है कि भारतीय टीम अब हरा भी रही है और विरोधी टीम को डरा भी रही है, क्योंकि अगर आप तेज बीज बनाएंगे तो टेस्ट योर ओन मेडिसिन वाली कहावत जो है आपको झेलनी पड़ेगी, और बाउंड्रीज में क्या पता कुछ ऐसा ही नजारा में देखने को मिले। तो जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश मेरा ट्विटर हैंडल है, @cricket वल्ला अयाज सर का ट्विटर हैंडल है, और कू पे आप जाके सबा भाई से @सबा करीम पे आप सीधे सवाल अपने भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On this year-end special of Think Fast, Varun and Suchita give their predictions on what lies ahead for the world of business and startups in 2022. We have Manjima Chatterjee with us on Audio Gyan. She is a drama explorer and educator. Kedar and Manjima talk about the new education policy, Bengali plays, and a whole lot more. On a Cock and Bull episode of Cyrus Says, Antrish and I joined Cyrus to discuss New Year resolutions, no restaurant food for cops, and COVID self-tests. On All Things Policy, the Takshashila folk discuss major events and trends in the tech policy space and their expectations for 2022. On Simplified, the gang looks back at how the last 12 months have passed for them personally. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. The word of mouth absolutely is essential to us. Don't forget to rate us on any of the platforms that you've been listening to. And also, I'd like to ask everybody to check us out on YouTube. We have a number of channels going. You can find all of them on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and Intel. Thank you so much for making this possible. Eventually, you'll see the end of your childhood. Get accustomed to womanhood. Enjoy the experience of sisterhood. Might get to wifehood. Or not. Choose motherhood. Or not. You'll learn to define your personhood. Earn a livelihood. Change the neighborhood. And get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Ritasha. And me, Ayushi. On a journey from station starting point. To station, what now? Next station, Pudin station. And hopefully, Agla station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday.